Hello students, welcome back to my channel. So this is the 13th mock test in this series. So before entering to the mock test, let me tell you that अगर आप ये मॉक टेस्ट देख रहे हो तो पूरा मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो, ताकि आपको फुल्ली नॉलेज जो भी एक टॉपिक के ऊपर जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ईच क्वेश्चंस के बाद या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद उसको आप समझ पाओगे और उसको आप नोट डाउन करके फॉर फ्यूचर रेफरेंस आप रख सकते हो, राइट। आप अगर बीच में स्किप कर रहे हो या फिर 2-3 क्वेश्चन के बाद आप उसको देखना बंद कर रहे हो, तो फिर लास्ट में जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो कोई मतलब डिफरेंट ट्रस्टेड सोर्स से उसको कलेक्ट करके जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसको प्रेजेंट किया गया है, राइट। तो एंड उसका डिस्कशन हो रहा है, उसका डिस्कशन के टाइम हमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, राइट। तो आप क्या करो, आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसको जरूर देखो और कुछ भी डाउट आ रहा है आपको कमेंट सेक्शन में उसको पूछा करो। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है आप उसको ऐसे ही मत रखो कि मैं बाद में क्लियर करूंगा, मैं बाद में बुक पढ़ के क्लियर करूंगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे कमेंट करने से क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे अच्छे पीएचडी स्कॉलर्स हैं जो कि हमारे चैनल पे हैं। तो आपका क्वेरी वो भी सॉल्व कर सकते हैं अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाया तो आप कुछ भी डाउट आए आप कमेंट करके बताओ हमें, ताकि आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर इस चैनल से आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है, कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन, आपका वैल्यू कुछ भी बढ़ रहा है, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए आपको वैल्यूएशन कुछ भी हो रहा है, तो आप इस चैनल को शेयर करो अपने जूनियर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी बेनिफिटेड हो। क्योंकि यही हमारा मकसद है, राइट। इस चैनल का मकसद ही वही है कि जितना हो सके ये स्प्रेड हो, जितना हो सके हम नॉलेज दे सकें स्टूडेंट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज का एमसीक्यू सेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? शेयर ऑफ इंडिया इन टोटल ग्लोबल फ्रेश वाटर रिसोर्स इज। शेयर ऑफ इंडिया इन टोटल ग्लोबल फ्रेश वाटर रिसोर्स इज, जितना भी फ्रेश वाटर है ग्लोबली उसका कितना परसेंटेज जो है इंडिया में है? ऑप्शन सर 2.4%, 4%, 15%, 18%। द राइट आंसर इज 4%। ओके, सो टोटल लैंड एरिया जितना है ग्लोबली उसका 2.4% लैंड एरिया इंडिया के पास है। टोटल कैटल पॉपुलेशन का 15% जो है इंडिया के पास है। टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन का 18% जो है इंडिया के पास है। और टोटल ग्लोबल वाटर रिसोर्स जो फ्रेश वाटर रिसोर्स है उसका 4% इंडिया के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following bond is responsible for the polymerization of water molecule? Polymerization of water molecule के लिए इनमें से कौन सी बॉन्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है? पॉलीमराइजेशन मतलब क्या है? एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर रहने के लिए, राइट। तो उसके लिए कौन सी जो है बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन सर आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। The right answer is hydrogen bond. Next question. What is the HOH bond angle in water molecule? What is the HOH bond angle in water molecule? Okay, options are 95 degree, 100 degree, 105 degree, 120 degree. द राइट आंसर इज 105 डिग्री। वाटर मॉलिक्यूल जो है ऐसे स्ट्रेट नहीं रहता है, राइट। वाटर मॉलिक्यूल जो है ऐसा रहता है, ओ ये H प्लस ओ माइनस। ओके, तो यहाँ पे जो है इसका पोलरिटी नेगेटिव है, यहाँ पे पोलरिटी जो है पॉजिटिव, इसलिए उसको बोलते हैं बाइपोलर या फिर डाइपोलर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल को डाइपोलर मॉलिक्यूल भी बोला जाता है। और ये जो बॉन्ड एंगल है 105 डिग्री बॉन्ड एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The rise in temperature when few drops of water added to dry fine clay is called। अगर हम फाइन ड्राई क्ले में कुछ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो वहां पे टेम्परेचर राइज होगा, राइट। तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन सर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेटिंग, हीट ऑफ मिक्सिंग। द राइट आंसर इज हीट ऑफ वेटिंग। लैटेंट हीट क्या होता है? वो क्या है, फेज चेंज होता है, राइट। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब जो सॉलिड स्टेट में वाटर रहता है या फिर आइस कंडीशन में वहां से फिर वाटर होता है, तो वो एक फेजिक चेंज है, राइट। वहां पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है और वो चेंज नहीं होता है। सॉलिड अगर आप आइस देखोगे और वही साइमल्टेनियसली वहां पे वाटर हो रहा है, वो आइस ट्रे से आइस को निकालने के बाद वो वाटर हो जाता है। उसी कंडीशन में आइस का भी जो टेम्परेचर रहता है वो भी 0 डिग्री रहता है सेल्सियस, एंड जो वाटर रहता है
उसका भी 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ये एक लैटेंट हीट बोलते हैं इसको। हीट क्या है? एनर्जी है, लेकिन टेम्परेचर क्या है? ये सेंस ऑफ एनर्जी है, राइट। तो लैटेंट हीट मतलब फेजिक चेंज, जैसे फ्यूजन केस में सॉलिड से वाटर, ओके, वेपोराइजेशन केस में वाटर से वेपर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड सॉइल सॉलिड इज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि वाटर मॉलिक्यूल एंड सॉइल सॉलिड के बीच में रहता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन सर, कोहेशन, एडहेशन, सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी। द राइट आंसर इज एडहेशन। अगर सेम मॉलिक्यूल के बीच में, अगर वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोहेशन। और वाटर मॉलिक्यूल के साथ अदर मॉलिक्यूल के साथ जो बॉन्ड रहता है, जो एनर्जी, जो फोर्स एक्ट करता है उसको बोलते हैं एडहेशन, राइट। सेम मॉलिक्यूल कोहेशन, अपोजिट मॉलिक्यूल या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं एडहेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग फोर्सेस आर इन्वॉल्व्ड इन कैपिलैरिटी ऑफ वाटर इन सॉइल? Which among the following forces are involved in capillarity of water in soil? Options are cohesion, adhesion, surface tension, all of the above. The right answer is all of the above. कोहेशन भी एक्ट करता है, एडिशन भी एक्ट करता है, सरफेस टेंशन भी एक्ट करता है। सो कैपिलैरिटी होता क्या है? सपोज सॉइल में जो पोर्स रहते हैं, सॉइल में क्या क्या पोर्स रहते हैं? माइक्रोपोर एंड मैक्रोपोर रहते हैं। तो माइक्रोपोर जो है वो कैपिलरी पोर भी उसको बोला जाता है, क्योंकि वो कैपिलरिटी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कैपिलरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? एक सपोज ट्यूब है, उसका डायमीटर बहुत नैरो है, तो वहाँ पे क्या होगा, आप भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपना रूम पे या फिर कहीं पे भी। एक छोटा सा पतला सा ट्यूब लेना, उसको वाटर में डुबा के रखना, तो वाटर कुछ एक्सटेंट तक इसका हाइट जो है बढ़ जाएगा। ये फेनोमेना क्यों होता है? वैसे ही सॉइल में जो है ये कैपिलरिटी एक्ट करके वाटर जो है वो इंक्रीज होता है, राइट। उसका जो रीज़न है वो क्या है? जो सरफेस टेंशन है। सपोज आप, सरफेस टेंशन कहाँ पे एक्ट करता है? वाटर मॉलिक्यूल एंड जो एटमॉस्फेयर है उसी के बीच में जो बाउंड्री है वहाँ पे सरफेस टेंशन एक फेनोमेना एक्ट करता है। एंड जो कोहेशन है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड जो एडिशन है वाटर मॉलिक्यूल एंड ये जो सरफेस है, सॉइल के केस में सॉइल का जो सरफेस है या फिर पाइप अगर आप इंसर्ट कर रहे हो तो पाइप का जो सरफेस है उसके बीच में जो फोर्स एक्ट करता है उसको बोलते हैं एडिशन। सो ये तीनों जो फोर्स है उसको मिला के एक जो कैपिलरिटी फोर्स उसको क्रिएट करते हैं और वहाँ पे कैपिलरिटी होता है, कैपिलराइज होता है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिटेंशन, मूवमेंट, uptake, translocation and loss of water through plant? Which among the following phenomena is responsible for the retention, movement, uptake, translocation and loss of water through the plant? Options are energy, weather, edaphic factor, biological factor. The right answer is energy. Energy will be the most appropriate answer. So होता क्या है, सॉइल है, बारिश होता है, लाइक रेनफॉल से बारिश, रेनफॉल से वाटर मिल आता है सॉइल में, राइट। तो ये सॉइल में डिफरेंट माइक्रोपोर ये सारे चीज़ रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी जो है एक्ट करता है। एनर्जी दो टाइप का, एक पोटेंशियल एनर्जी एक्ट करता है वो वाटर मॉलिक्यूल का सिचुएशन के हिसाब से, देन काइनेटिक एनर्जी भी एक्ट करता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी उसको अगर हम पोटेंशियल टर्म में देखेंगे तो फिर वहाँ पे मैट्रिक पोटेंशियल एक्ट करता है जो कि सॉलिड के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। देन ऑस्मोटिक पोटेंशियल एक्ट करता है और सॉल्यूट पोटेंशियल भी बोलते हैं, सॉइल में जो मिनरल रहता है, सॉल्ट रहता है उसके वजह से। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी वहाँ पे एक्ट करता है ग्रेविटी की वजह से। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है सॉइल में जो वाटर कैरी करता है। तो इसके वजह से वाटर सॉइल में रिटेन होता है, उसके बाद मूवमेंट भी इसी के वजह से कंट्रोल होता है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देन अपटेक भी इसी की वजह से होता है, ट्रांसलोकेशन भी इसी की वजह से होता है, जो ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन पूल होता है, एनर्जी के वजह से वो होता है। एनर्जी मतलब डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट हो गया, वो क्यों क्रिएट होता है? वो जो वाटर जब इवापोरेट ट्रांसपायर होता है लीफ से थ्रू वहाँ पे कौन सी एनर्जी एक्ट करता है? सोलर एनर्जी, राइट। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सोलर एनर्जी इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, राइट। तो सोलर एनर्जी होने से जो लीव्स एटमॉस्फेयर में एक डेफिशिएंस होता है वाटर का, राइट। तो वहाँ से फिर लीफ से आता है वाटर, देन जाइलेम के थ्रू लीफ तक पहुँचता है, फिर जाइलेम से मतलब रूट से जाइलेम तक पहुँचता है और सॉइल से
रूट तक पहुंचता है, रूट हेयर तक। तो ये जो एक प्रोसेस है, टोटल प्रोसेस, द एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the relationship between capillary rise of water and the radius of the soil pore is, the relationship between capillary rise of water and the radius of the soil pore is, options are positive correlation, negative correlation, either A and B, no correlation. The right answer will be negative correlation. Okay, इसका मतलब क्या है, अगर हमारा जो कैपिलरी ट्यूब है उसका रेडियस अगर ज़्यादा होगा तो कैपिलरी राइज जो है वो कम होगा। अगर ये जो ट्यूब है, सपोज ये एक ट्यूब हो गया और ये एक ट्यूब हो गया, तो इसमें से जो ये जो स्मॉलर ट्यूब है, नैरोअर ट्यूब है, यहाँ पे कैपिलरी राइज अगर इतना होगा तो ये जो वाइडर मतलब बड़ा ट्यूब है यहाँ पे कैपिलरी राइज यहाँ तक होगा, राइट। अगर क्या यहाँ पे कैपिलरी राइज यहाँ तक हो रहा है तो यहाँ पे लार्जर ट्यूब में जो जहाँ पे डायमीटर ज़्यादा है तो वहाँ पे बहुत कम होगा। Next question, modern theory of soil water availability to plant is, what is the modern theory of soil water availability to plant? Options are water equally available from field capacity to permanent wilting point, then availability decreases from field capacity to permanent wilting point, equally available from field capacity to critical point, water equally available in capillary range. द राइट आंसर इज इक्वली अवेलेबल फ्रॉम फील्ड कैपेसिटी टू क्रिटिकल पॉइंट। ये भी कुछ कॉन्सेप्ट है वाटर अवेलेबिलिटी का, सो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। वाटर इक्वली अवेलेबल फ्रॉम फील्ड कैपेसिटी टू परमानेंट पॉइंट, इसको कौन किए थे, वेइमेयर एंड हेनरिक्सन है, वेइमेयर एंड हेनरिक्सन, इसको बुक से पढ़ लेना। देन रिचर्ड एंड वार्डले ने दिए थे अवेलेबिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम फील्ड कैपेसिटी टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। बट मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि फील्ड कैपेसिटी टू एक सर्टन पॉइंट जो कि क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, वहां तक जो है वाटर इक्वल अवेलेबल रहेगा प्लांट के लिए। अगर वाटर वहां से इसके बीच में अगर डिप्लीट होता है तो फिर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्लांट के ऊपर। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट से जब वाटर नीचे जाएगा तब प्लांट सफरर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी स्टेटस ऑफ सॉइल वाटर एट मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के टाइम एनर्जी स्टेटस क्या रहता है सॉइल में। ओके, ऑप्शन सर 0 बार, -0.33 बार, -15 बार, -60 बार। द राइट आंसर इज 0 बार। इसको याद रखना, ये बहुत सारे एग्जाम में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएफ वैल्यू ऑफ वाटर एट फील्ड कैपेसिटी इज, पीएफ वैल्यू ऑफ वाटर एट फील्ड कैपेसिटी इज 0, 2.5, 4.2, 6। द राइट आंसर इज 2.5। पीएफ वैल्यू क्या होता है, ये हाइट ऑफ वाटर, जो सेंटीमीटर ऑफ वाटर हाइट उसका, उसको लेके पीएफ वैल्यू जो डिफाइन किए थे, किसने डिफाइन किए थे, स्कोफिल्ड ने। ओके, स्कोफिल्ड, जैसे लॉगरिथम का वैल्यू होता है माइनस लॉग एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन, वैसे पीएफ वैल्यू होता है माइनस लॉग जो हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन कॉलम। ओके, so the pF value for water at field capacity it is 2.5. In permanent wilting point it is 4.2, ultimate wilting point it is 4.5 and oven dry soil के लिए 6। एंड पीएफ वैल्यू जो है उसका रेंज है 0 to 7। ये सारे चीज़ देखो, कितना सारा कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे। अगर आप इसको नहीं देखोगे लास्ट तक, ऐसे एंड तक, अगर आप केयरफुली नहीं सुनोगे या फिर आप बीच में छोड़ दोगे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे रिलेटेड क्वेश्चंस जो मैं बोल रहा हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो आपको कैसे पता चलेगा ये सारे चीज़। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि शुरू से अगर आप वीडियो देख रहे हो, शुरू से एंड तक जरूर देखना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेजिस्टेंस रीडिंग by gypsum block at field capacity is, resistance reading by gypsum block at field capacity is, options are 0 ohm, 400 to 600 ohm, 10,000 to 20,000 ohm, 50,000 to 75,000 ohm. The right answer is 400 to 600. जिप्सम ब्लॉक क्यों यूज किया जाता है, सॉइल में जो वाटर अवेलेबिलिटी है उसको इनडायरेक्टली कैलकुलेट करने के लिए जिप्सम ब्लॉक यूज किया जाता है। ओके, ये किसका कौन सी प्रिंसिपल में यूज होता है, जिप्सम ब्लॉक जो है वो व्हीटस्टोन प्रिंसिपल में यूज होता है, राइट। व्हीटस्टोन प्रिंसिपल में जिप्सम ब्लॉक यूज किया जाता है और ये एक इनडायरेक्ट वाटर मेजरिंग, मतलब वाटर स्टेटस मेजरिंग मेथड है, राइट। और यहाँ पे रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है।
तो फील्ड कैपेसिटी कंडीशन में जो रेजिस्टेंस रहता है शो करता है वो कम शो करता है 400 to 600 ओम, लेकिन परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में जो रेजिस्टेंस शो करता है वो 50,000 to 75,000 ओम शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the water content in soil when fresh weight of soil is 800 gram and oven dry weight of soil is 600 gram? What is the water content in soil when fresh weight of soil is 800 gram and oven dry weight of soil is 600 gram? Options are 33%, 50%, 66%, 75%. द राइट आंसर विल बी 33%। इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे आप कैलकुलेट करोगे? सपोज एक आप मॉइस्ट सॉइल लिए, उसका वेट आप ले जाओगे, वेट ऑफ वेट सॉइल, ओके, देन उसको क्या करोगे आप ओवन में रखोगे। ओवन मतलब जो लैब में यूज होता है, केक के लिए नहीं। तो ओवन में आप 105 डिग्री सेल्सियस में उसको रखोगे टिल कांस्टेंट जो उसका वेट है कांस्टेंट ना हो जाए, क्योंकि जितना भी मॉइस्चर है वहाँ पे वो मतलब निकल ना जाए, ओके। तो उसके बाद वो जो सॉइल है उसका फिर वेट लोगे, ओके, ओवन से निकाल के वो सॉइल का वेट लोगे, तो उसको बोलते हैं वेट ऑफ ड्राई सॉइल और ओवन ड्राई सॉइल, राइट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट विल बी वेट ऑफ वेट सॉइल माइनस वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका वेट ऑफ वेट सॉइल, सपोज यहाँ पे है 800 ग्राम माइनस वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल है 600 ग्राम डिवाइडेड बाई 600 ग्राम इंटू 100, ओके। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 200 बाई 600 इंटू 100, तो ये हो गया 3 मतलब 33% अराउंड, ओके। सो द राइट आंसर विल बी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनफिल्ट्रेशन रेट अबव व्हिच द इनफिल्ट्रेशन इज कॉल्ड रैपिड। कितना इनफिल्ट्रेशन रेट अगर उससे ज़्यादा होगा तो हम इसको क्लासीफाई करेंगे रैपिड। ऑप्शन सर 0.5 मोर देन 0.5 सेंटीमीटर पर आवर, more than 1.5 centimeter per hour, more than 2.5 centimeter per hour, more than 5 centimeter per hour. The right answer is more than 2.5 centimeter per hour. Next question, hygroscopic coefficient is highest for which among the following type of soil? Hygroscopic coefficient is highest for which among the following type of soil? Options are sandy soil, loamy soil, sandy loam soil, clay soil. Right answer will be clay soil, okay. Next question, which among the following is the correct notion for estimating soil water in depth basis? Depth basis में soil water निकालने के लिए कितना है, तो इसमें से कौन सी फॉर्मूला सुइटेबल है? Options are that is the gravimetric water content into bulk density into particle density, then gravimetric water content into bulk density, gravimetric water content into bulk density into depth, gravimetric water content into particle density into depth. The right answer here will be gravimetric water content into bulk density into depth, okay. So हम लोग 3 टाइप का जो है मॉइस्चर एस्टिमेट करते हैं। एक तो मास बेसिस में, मास बेसिस मतलब हम यहाँ पे ग्राविमेट्रिक मेथड यूज करते हैं। ग्राविमेट्रिक मतलब जो हम लोग कैलकुलेट किए पिछला जो क्वेश्चन में, राइट, जो ओवन लेके वहाँ से कितना परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे जो परसेंटेज वैल्यू आया ये हो गया मास वेटनेस ऑफ द सॉइल। देन इसी परसेंटेज में हम लोग अगर सॉइल का बल्क डेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे, ये वॉल्यूम बेसिस में उसका जो है आ जाएगा कितना मॉइस्चर है। देन डेप्थ बेसिस में निकालने के लिए परसेंटेज बेसिस इंटू बल्क डेंसिटी इंटू जो है सॉइल का डेप्थ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर हेल्ड इन मैक्रोपोर्स आर कॉल्ड, water held in macropores are called, options are gravitational water, capillary water, hygroscopic water, available water. The right answer is gravitational water. एक तो होता है माइक्रोपोर और एक मैक्रोपोर, ओके। सॉइल में 2 टाइप के पोर होते हैं। तो माइक्रोपोर जो है लेस देन 0.06 mm जिसका डायमीटर होता है, मैक्रोपोर जो है 0.06 mm से ज़्यादा अगर डायमीटर होता है सॉइल का, पोर का, तो उसको बोलते हैं मैक्रोपोर। माइक्रोपोर आर ऑल्सो नोन एज कैपिलरी पोर, ओके, एंड मैक्रोपोर आर ऑल्सो नोन एज नॉन कैपिलरी पोर। तो होता क्या है, जो ग्रेविटेशनल वाटर हम किसको बोलते हैं? जिस वाटर जो रेनफॉल के बाद जो ड्रेन आउट हो जाता है या फिर पर्कुलेट हो जाता है
एंड जो ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। ये जो वाटर है ये प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता है। अवेलेबल वाटर कहाँ से कहाँ तक है? फील्ड कैपेसिटी टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ओके, इसको बोलते हैं हम अवेलेबल वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या है? बियॉन्ड कैपिलरी वाटर। ओके, बियॉन्ड कैपिलरी वाटर मतलब उसका जो वहाँ पे जो है कैपिलरी वाटर में जितना वाटर रहता है अवेलेबल होता है उससे कम अगर सॉइल में रहता है तो उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर, राइट। तो उसका जो टेंशन रहता है जैसे कि फील्ड कैपेसिटी में -0.03 बार, उसके बाद टू 15 -15 बार, ओके सॉरी 0.3 बार टू 15 बार जो है अवेलेबल वाटर उसको बोलते हैं। देन ग्रेटर देन -31 बार जो रहता है उसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। देन कैपिलरी वाटर में जो है वो -0.3 बार टू 31 बार तक रहता है, राइट। कैपिलरी वाटर का इवन टोटल कैपिलरी वाटर रेंज जो है वो अवेलेबल नहीं होता है जो हमारा प्लांट के लिए, राइट। जो कैपिलरी वाटर से अप टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक जो है अवेलेबल रहता है प्लांट ऑफटेक के लिए। सो ये होगा ग्रेविटेशनल वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट वाइडली यूज्ड सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन इन इंडिया इज, मोस्ट वाइडली यूज्ड सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन इन इंडिया इज, ऑप्शन सर टेंशियोमेट्रिक मेथड, अल्कोहल बॉन्डिंग मेथड, TDR दैट यानी टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमेट्री, देन ग्राविमेट्रिक मेथड। द राइट आंसर इज ग्राविमेट्रिक मेथड। ग्राविमेट्रिक मेथड मतलब मैं जैसे बताया कि वेट सॉइल लेना है, उसको ओवन ड्राई करना है, उसके बाद उसको फॉर्मूला पुट करके उसका जो मॉइस्चर है निकालना है। एक ग्राविमेट्रिक मेथड, एक डायरेक्ट मेथड है। देन टेंशियोमेट्रिक मेथड ये मैट्रिक पोटेंशियल स्टडी करता है सॉइल का, उसी हिसाब से उसको जो है इरिगेशन शेड्यूलिंग के लिए यूज किया जाता है। देन अल्कोहल बॉन्डिंग मेथड इज ऑल्सो ए डायरेक्ट मेथड ऑफ मॉइस्चर एस्टिमेशन। TDR इज एन इनडायरेक्ट मेथड, टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमेट्री इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, at field level the irrigation efficiency of surface method of irrigation is, at field level the irrigation efficiency of surface method of irrigation is, options are 10 to 20%, 20 to 40%, 40 to 50%, 70 to 80%. द राइट आंसर इज 40 to 50%। अगर आपको इरिगेशन एफिशिएंसी या फिर वाटर यूज एफिशिएंसी के बारे में कुछ ज़्यादा जानना है तो एक अलग से सेपरेट वीडियो, कॉन्सेप्चुअल वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाटर इज अवेलेबल टू प्लांट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाटर इज अवेलेबल टू प्लांट, ऑप्शन सर ग्रेविटेशनल वाटर, पार्ट ऑफ कैपिलरी वाटर, टोटल कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। द राइट आंसर इज पार्ट ऑफ कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर का जो पोटेंशियल है वो कितना है, लाइक फील्ड कैपेसिटी टू हमारा जो है हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट तक जितना भी वाटर रहता है उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। मतलब -0.33 बार टू -31 बार तक जितना भी वाटर रहता है उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। लेकिन इसका टोटल रेंज ऑफ वाटर ये अवेलेबल नहीं है। टोटल कैपिलरी वाटर जो है ये अवेलेबल नहीं होता है प्लांट तक। प्लांट के लिए जो अवेलेबल वाटर है वो कहाँ से कहाँ तक रहता है, फील्ड कैपेसिटी टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट यानी -0.33 बार टू -15 बार तक। तो -15 बार टू जो -31 बार तक रहता है उस पोर्शन जो है कैपिलरी वाटर का वो अवेलेबल नहीं होता है प्लांट के लिए। तो राइट आंसर विल बी पार्ट ऑफ कैपिलरी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंशियोमीटर रीडिंग एट व्हिच there is ideal water and aeration condition for most of the crops, the tensiometer reading at which there is ideal water and aeration condition for most of the crops. Options are 0 to 5 centibar, 5 to 10 centibar, 10 to 25 centibar, 25 to 85 centibar. The right answer is 10 to 25 centibar. Okay. अगर 10 to 25 सेंटीबार से नीचे है, अगर जो है 0 to 5 सेंटीबार हो गया, 5 to 10 सेंटीबार हो गया, तब हम मानेंगे कि वो जो है फील्ड कैपेसिटी या फिर सैचुरेशन लेवल पे है। अगर 10 to 25 बार से ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे थोड़ा डेफिशिएंट आ सकता है, डेफिशिएंट कंडीशन। तो वहाँ पे इरिगेशन शेड्यूलिंग फिर बाद में करना चाहिए, राइट, अगर ज़्यादा बढ़ गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, water always moves in the direction of, water always moves in the direction of, options are lower to higher altitude, higher to lower tension, higher to lower potential, all of the above.
द राइट आंसर इज हायर टू लोअर वाटर पोटेंशियल। ओके, सो ये क्यों नहीं होगा? आप जानते हो कि वाटर ऑलवेज मूव्स डाउनवर्ड, राइट? कहीं ऊंचा जगह से अब नीचे नीचे जो है वहाँ वहाँ तक वाटर फ्लो करता है थ्रू ग्रेविटी। ओके, सो ये रॉन्ग होगा। देन हायर टू लोअर टेंशन, टेंशन मतलब फोर्स। ओके, सो वाटर अगर हायर टेंशन में रहा यानी वाटर वहाँ पे कम है। ओके, वाटर का टेंशन अगर हाई रहा तो वाटर वहाँ पे कम है। ओके, तो वहाँ से कम वाटर होगा तो वहाँ वो ज़्यादा वाटर तक नहीं पहुँच पाएगा, ज़्यादा वाटर से कम वाटर तक पहुँचेगा, मतलब लो टेंशन से हाई टेंशन तक पहुँचेगा वाटर। तो ये भी इनकरेक्ट सेंटेंस है। देन हायर टू लोअर वाटर पोटेंशियल, हायर वाटर पोटेंशियल किसको बोलेंगे? जब सैचुरेटेड कंडीशन में रहता है या फिर उसको जो उसका जो पोटेंशियल होता है 0 बार होता है, तो वो सबसे हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल है। उसके बाद नेगेटिव होता जा रहा है, तो हायर टू लोअर वाटर पोटेंशियल वाटर मूव करता है। सो दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is not true? Which among the following is not true? Options are: at saturation water potential is 0, at saturation metric potential is 0, at saturation pressure potential is 0, 1 megapascal is equal to 10 bar. The right answer is at saturation प्रेशर पोटेंशियल इज जीरो। सो सैचुरेशन में वाटर पोटेंशियल जीरो होता है। ओके, ये करेक्ट है। सैचुरेशन कंडीशन में मैट्रिक पोटेंशियल जो होता है जीरो होता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सेस वाटर अवेलेबल होता है। और मैट्रिक पोटेंशियल यानी जो सॉइल क्ले कॉम्प्लेक्स में जो वाटर के साथ जो बाइंडिंग फोर्स रहता है उसको बोलते हैं मैट्रिक पोटेंशियल। ओके, सो वो भी जीरो रहता है। एट सैचुरेशन प्रेशर पोटेंशियल लेकिन सैचुरेशन में जीरो नहीं रहता है, तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। एंड 1 megapascal is equal to 10 bar, that is also correct. So ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉइल वाटर पोटेंशियल अप टू व्हिच टेंसियोमीटर कैन वर्क? सॉइल वाटर पोटेंशियल अप टू व्हिच टेंसियोमीटर कैन वर्क? ऑप्शन सर -10 किलो पास्कल, -30 किलो पास्कल, -60 किलो पास्कल, -80 किलो पास्कल। द राइट आंसर इज -80 किलो पास्कल। टेंसियोमीटर जो हम फील्ड में इरिगेशन शेड्यूलिंग के लिए यूज करते हैं वो -80 किलो पास्कल तक काम करता है, यानी वो सैंडी सॉइल में अच्छा परफॉर्म करता है दैन क्ले सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग सॉइल हैव एल शेप्ड सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व? इनमें से कौन सी सॉइल में जो सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनता है वो एल शेप का रहता है? ऑप्शन सर सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, सिल्टी सॉइल, क्ले सॉइल। The right answer is sandy soil. What is a soil moisture characteristic curve? अगर आप एक साइड पोटेंशियल को रखोगे वाटर पोटेंशियल, और एक साइड वाटर का अवेलेबिलिटी को रखोगे। अगर वाटर पोटेंशियल रखोगे एक साइड में या फिर वाटर अवेलेबिलिटी एक साइड में अवेलेबिलिटी रखोगे, तो वहाँ पे कैसे कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनेगा? जैसे ये हो गया सैंडी सॉइल के लिए। ओके, सैंडी सॉइल के लिए, उसके बाद सिल्टी सॉइल के लिए, लोमी सॉइल के लिए ऐसे आ जाएगा, फिर क्ले सॉइल के लिए ऐसे आ जाएगा। ओके, तो सैंडी सॉइल के लिए जो कर्व बनता है ऐसे बनता है। थोड़ा सा भी अगर आप वाटर पोटेंशियल इंक्रीज कर दिए वहाँ पे, डिक्रीज कर दिए, तो सैंडी सॉइल में सडनली जो है वाटर अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाता है, राइट? सैंडी सॉइल में जो कर्व बनता है सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व वो एल शेप का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल सरफेस इज कॉल्ड, द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल सरफेस इज कॉल्ड? ऑप्शंस आर रन ऑफ, सीपेज, infiltration, percolation. The right answer is infiltration. Okay, so ये हो गया सॉइल, राइट? ये हो गया सॉइल सरफेस। सॉइल सरफेस में वाटर है, सॉइल सरफेस से जब डाउनवर्ड वाटर आ रहा है उसी कंडीशन में उसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। ओके, अगर एक प्रोफाइल से वाटर एंटर हो गया सॉइल में, एक प्रोफाइल से दूसरे प्रोफाइल डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, उसको बोलते हैं पर्कोलेशन। अगर वही सॉइल जो है न्यूट्रिएंट लेके या फिर सॉल्ट लेके वो डाउनवर्ड जा रहा है उसको बोलते हैं लीचिंग। ओके, देन सीपेज क्या होता है? उसी जो वाटर है सॉइल के अंदर वो अगर लैटरल मूवमेंट करता है उसको बोलते हैं सीपेज। रन ऑफ क्या होता है? ऊपर सरफेस में अगर वो फ्लो हो रहा है लैटरली उसको बोलते हैं रन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग सॉइल हैज लीस्ट इन्फिल्ट्रेशन रेट? Which among the following soil has least infiltration rate? Options are sandy soil, loamy soil, clay soil, sodic soil.
द राइट आंसर इज सोडिक सॉइल। यहाँ पे जो है सॉइल का स्ट्रक्चर डिग्रेड हो जाता है, इसीलिए वो ब्लॉक हो जाता है और जो पोर स्पेस है ब्लॉक हो जाता है और वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है। सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन रेट किस में होगा? सैंडी सॉइल में, सबसे हाईएस्ट। ओके, सबसे लोएस्ट होगा सोडिक सॉइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is not true for Darcy's law? Which among the following is not true for Darcy's law? Options are only applicable in laminar water flow, suitable in both saturated and unsaturated flow, applicable for all soil textural class, the quantity of flow is directly proportional to the difference in head. The right answer is applicable for all soil textural class. That is not correct. Okay, this is incorrect. So Darcy's law is only applicable for laminar water flow. Darcy's law is suitable for calculating the water flow in both saturated and unsaturated flow, and the quantity of water flow is directly proportional to the head difference. Okay, क्ले सॉइल है जहाँ पे लैमिनर फ्लो होता है, वहाँ पे मोस्टली डार्सिस लॉ इज सुइटेबल। ओके, क्योंकि वहाँ पे लैमिनर फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, soil water table is measured by which instrument measures soil water table? Options are pyronometer, piezometer, infiltrometer, tensiometer. The right answer is piezometer. ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following water flow occurs at water potential lower than hygroscopic coefficient? अगर वाटर पोटेंशियल सॉइल में हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट से नीचे रहा तो कौन सी वाटर टाइप का वाटर मूवमेंट होता है सॉइल में? ऑप्शंस आर सैचुरेटेड मूवमेंट, अनसैचुरेटेड मूवमेंट, वेपर मूवमेंट, बोथ अनसैचुरेटेड एंड वेपर मूवमेंट। द राइट आंसर विल बी वेपर मूवमेंट। सो सैचुरेटेड मूवमेंट कहाँ पे होता है? जहाँ पे ग्रेविटेशनल वाटर रहता है, राइट? जब बोथ माइक्रो एंड माइक्रोपोर फिल्ड विथ वाटर in soil, so that in that condition saturated movement of water occurs. Unsaturated movement कब तक होता है? जो कि फील्ड कैपेसिटी से हम लोग बोल सकते हैं कि हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट तक जो वाटर मूवमेंट होता है वो अनसैचुरेटेड मूवमेंट होता है। वेपर मूवमेंट कब होता है? जब मॉइस्चर एक्सट्रीमली रिड्यूस हो जाएगा सॉइल में, जब हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट से भी कम हो जाएगा तो वहाँ पे वेपर मूवमेंट होगा थ्रू डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज MCQ और मॉक टेस्ट। सो गाइज, अगर आपको अच्छा लगता है ये जो भी कॉन्सेप्ट या हम लोग जो भी बात डिस्कस कर रहे हैं, ये वीडियो को आप शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स के साथ या फिर जूनियर के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर पाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट मॉक टेस्ट। टिल देन, बाय बाय।